हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए आज हम आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड एक कविता द सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता को स्ट्रक्चरली देखते हैं। जब ही हम इस कविता को स्ट्रक्चरली देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस कविता को एक सांस में आप गिनो। इसकी लाइंस हम गिनेंगे तो इसमें 28 लाइंस है। काव्य को पढ़ने के दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो ये कविता ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। चूंकि ये कविता एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है शेक्सपियर का एक ड्रामा एज यू लाइक इट, उसमें से इसे लिया गया है और ये स्ट्रक्चरली मोनोलॉग है। ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, क्योंकि इट्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। देयर आर 3 टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, मैं भी कंफ्यूज। एक आपका मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग और एक सोलिलोकी। देयर इज अ माइनर डिफरेंस। हमें केवल इस कविता के संदर्भ में बात करनी है तो आप समझें। इस कविता को शेक्सपियर मीन्स ड्रामेटिस्ट ने अपने पात्र के द्वारा इसे उसके मुंह में रखकर मीन्स उसके द्वारा बुलवाया गया वो पात्र जैक्स। ये इस नाटक का एक्ट 2 और सीन 7 है, जिसमें पहले से इसकी घटना इस तरह से रहती है कि ड्यूक सीनियर जो कि एग्जाइल्ड होता है और आर्डन का जो वन है उस वन में आता है और उसके द्वारा अपने साथियों की उपस्थिति में और स्पेशली जैक्स की उपस्थिति में ये एक टिप्पणी की जाती है कि इस दुनिया में हम ही दुखी नहीं है और इस आर्डन जंगल में तो दुख कहीं हमसे ज़्यादा, यहाँ के जो लोग हैं वो हमसे कम दुखी है, इस पर ये प्रतिक्रिया करता है। और इसे चूंकि साहित्य की दृष्टि से जैक्स को एक मेलंकलिक कैरेक्टर के रूप में, जैसे बड़े स्तर पर यदि हम अध्ययन करते हैं तो लेटर ऑन बहुत सारे क्रिटिक्स इसे एज ए फिलोसोफर भी मानते हैं और एक मैन हेटर सो। लेकिन हम केवल मात्र आपके कोर्स के स्तर से बात करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस की यदि बात करें बच्चों तो इसमें बारीकी से आप ध्यान देंगे तो इसमें आपका मेटाफर, पहली 2 जो लाइन्स है उसी में मेटाफर का प्रयोग किया। उसके बाद इसमें सिमिली, एम्फेसिस, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी टर्म्स हैं जिन्हें हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। हमें ये भी याद होना चाहिए आपको आपके कोर्स में कि कविता से एक एक्सट्रैक्ट पार्ट लिया जाएगा जिससे आपसे एग्जाम में इस पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी आपको याद है कि आपके टेक्सुअल जो क्वेश्चंस है वो 4 तरह की यानी एक्टिविटीज है। आपका कॉम्प्रिहेंशन है, आपका वोकेबुलरी है, आपका स्पीच है और कंपोजिशन है। अप्रत्यक्ष रूप से इस एक्सट्रैक्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी उसी का एक हिस्सा है। हम इन सब बातों को ध्यान रखते हुए यदि हम बात करें, शेक्सपियर ने अपने इस पात्र के द्वारा इस पात्र का जो नजरिया है जो कि संसार के प्रति सटायरिकल है, दिस पोएम रन्स इन सटायरिकल अप्रोच, कटाक्ष भरी भाषा में, कटाक्ष भरी टोन में ये चलती है।
आयरोनिकल अप्रोच में चलती है, जिसे हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रोबेबली फिलोसॉफिक तरीके से हमारा ड्रामेटिस्ट, हमारा पोइट इस पात्र के द्वारा मनुष्य के लिए जो कहना चाहता है वो ये है कि मनुष्य व्यर्थ में अपने उपलब्धियों और अपने जीवन पर गर्व करता है, घमंड करता है। यदि वो अपने जीवन की स्थितियों, स्टेजेस को देखें तो एट लास्ट उसका जीवन नथिंग, कुछ भी नहीं है। और ये सारी इस कविता की पंक्तियों के द्वारा, आओ हम कविता की पंक्तियों को, इनका मीनिंग जानते हैं और इसको यानी जो है पढ़ते हैं। हम इस क्लास में, इस डिस्कशन में, चूँकि टीचिंग का जो रियल पैटर्न है, मॉडल रीडिंग देना, पोइट्री को रिसाइट करना, तो हम वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, तो इतना यहाँ किया जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं, लीजिए बच्चों, आपकी इन लाइंस को साथ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। कवि पात्र के माध्यम से यहाँ पर ये जो मोनोलॉग है, ये पोइट पुट्स दिस मोनोलॉग that may be or regarded philosophical in the mouth of Jacques, and Jacques is a melancholic character. इन इज ओपाइन, उसकी जो विचार है, उसका जो सोच है, उसमें वो कहना स्टार्ट करता है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये दुनिया, ये संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, संसार के सभी स्त्री और पुरुष इस संसार रूपी नाटक के पात्र मात्र है। ये ओपनिंग जो दो लाइंस है, चूंकि हमारी ये दोनों लाइंस का जो अंत है वो कालन से है, इट मीन्स इन दोनों लाइन में जो कवि ने कहने का प्रयास किया वो बात है, और वो अब उसे स्टेज बाय स्टेज, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। ड्रामेटिक तरीके से कवि मानव जीवन को प्रस्तुत करता है, और यदि यहाँ दोनों शब्दों को एग्जिट, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है निकाश, और लिटरेरी मीनिंग यहाँ इसमें हम बात करेंगे यानी डेथ। आउट ऑफ द वर्ड, टू बी आउट ऑफ द वर्ड, एंड देयर एंट्रेंसेस मीन्स बर्थ। दैट मीन्स एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और इस तरह से जीवन रूपी नाटक में हर मनुष्य अनेकों पार्ट्स, अनेकों स्टेजेस से गुजरता है, अनेकों रोल वो अदा करता है। इज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, वो अपने जीवन में 7 अवस्थाएं या 7 अवस्थाओं से गुजरता है। एट फर्स्ट इन्फेंट, पहली अवस्था कवि अपने इस स्पीकर, अपने इस डायलॉग को प्रस्तुत करने वाले कैरेक्टर जैक्स के माउथ से यानी प्रस्तुत करता है और कहता है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स। सबसे पहली जो अवस्था है मनुष्य की, वो बड़ी असहाय है, जहाँ पर वो अपने आप में असहाय होता है। किस तरह से अस्पष्ट भाषा वो बोलता है, लड़खड़ाती भाषा में बोलता है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म्स। और ऐसी अवस्था में होता है कि उसकी पालनहार, उसकी दाई जो है, एनीबडी एक्स, कोई भी यानी जो है उसका जो केयर टेकर होता है इस अवस्था में, वो उसकी बाहों में, उसकी गोद में
लार टपकाता है, उल्टियाँ करता है, दैट मीन्स वो ऐसी स्थिति में होता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर जो दूसरी अवस्था है वो है स्कूल बॉय। लेकिन स्कूल बॉय को डिफाइन किया, वाइनिंग मीन्स अनविलिंगली, अनविलिंग टू गो टू स्कूल एंड विद द सैचल बैग, सैचल अ स्मॉल बैग मीन्स स्कूल जाते समय किस तरह से बच्चे के कंधे पे एक उसकी पठन सामग्री का बैग जिसे वह नहीं ले जाना चाहता, स्कूल वह नहीं जाना चाहता, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, सुबह फ्रेश चेहरे वाला ये बालक, ताजगी लिए ये बालक विद्यालय की ओर, स्कूल की ओर जब उसे ले जाया जाता है तो बिना मन के विद्यालय की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे चलता है, जिससे ये प्रकट होता है he has no interest in a school, he has no interest to go or to attend school। और इसको कंपेयर करके आइडिया को क्लियर करने के लिए कवि ने यहाँ लाइक स्नेल, स्नेल घोंगा, जिस तरह से उसकी धीमी चाल होती है उस चाल से ये बालक विद्यालय की ओर बढ़ता है। शायद कवि इन अवस्थाओं का वर्णन करते समय सटायरिकल वे में मानव की एक के बाद एक अवस्थाओं से गुजरता है, अनविलिंगली टू स्कूल एंड देन द लवर। इस अवस्था के बाद थर्ड जो कवि अपने विचार से जो मानता है, जो उसके विचारों में कि इसकी थर्ड जो स्टेज आती है वो है लवर। लवर मीन्स हियर वन हु हैज फॉलन इन द एसोसिएशन ऑफ द वर्ड, यूँ कह सकते हैं, या फिर एक प्रेमी के रूप में सिंगिंग साइंग लाइक फर्नेस। साइंग मीन्स बीइंग sorrowful, and that the sorrow isn't be measured, but here poet with the help of simile clears furnace with awful ballad. Ballad is a kind of poem. Ballad is a kind of poetry, a long narrative poem. But here, as a lover, he writes love poems mad to his mistress eyebrow, written in the beauty of his mistress, and he longs for the love in this period at this stage. Then soldier full of strange oaths, अगला स्टेज एक सोल्जर के रूप में फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, विशेष वादे इरादों, वैसे ओथ मीन्स डिक्शनरी मीनिंग हम बात करें कसम मीन्स वायदे। हियर वन थिंग आल्सो टू बी क्लियर्ड, एक चीज और स्पष्ट हम करें कि यहाँ सोल्जर मीन्स ऐसा नहीं कि किसी मिलिट्री में जाना। सोल्जर मीन्स टू डू वर्क्स फुल ऑफ ब्रेवरी, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड bearded like a pard. Here also the word pard is from 16th century, how the 16th century dramatist used. Here full word for pard is leopard, and bearded means इस अवस्था में किस प्रकार से उसे यानी दाढ़ी निकल जाती है और किस तरह से वो एक सैनिक के रूप में जीलस इन ऑनर्स और सम्मान प्राप्ति में बड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बड़ा प्रतिस्पर्धा रखने लग जाता है,
बड़ा हिस्याल हो जाता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन and quick in quarrel seeking the bubble reputation. Here when poet says bubble reputation, bubble means temporary and reputation means the worldly honor. Here poet means the honors, worldly honors, those are very temporary. Even for such honors he becomes very ready to quarrel, and even in the cannon's mouth for such honors he is ready to face, to go down in the great dangers. And then the justice, then he comes at the stage at the age of justice in a fair round belly with good capon lined. Several critics have criticized and several philosophers philosophized this line. बहुत सारे समालोचकों ने इस पंक्ति को बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से उजागर किया जब कवि कहता है इन फेयर राउंड बेली, इस अवस्था में, जस्टिस की अवस्था में, वो एक बहुत सुंदर गोल मटोल बेली, पेट वाला विद गुड केपन लाइंड. केपन मीन्स हियर द फ्लैश, मेल चिकन. लेकिन उस समय 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर के पीरियड में कहा जाता था कि किस तरह से जो बड़े पोस्ट वाले स्पेशली जस्टिस, उनको किस तरह से ब्राइब रिश्वत दी जाती थी, एंड स्पेशली रिश्वत के रूप में किस तरह से ये केपन चिकन उन्हें सर्व किए जाते थे. उन लोगों की लाइंड मीन्स वो बड़े इंतजार में उनको जो है रहते थे. विद आईज सर्व एंड अ बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट एट द स्टेज ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश की अवस्था में वह थोड़ा पहले से एक फॉर्मल रूप में ड्रेसअप, फॉर्मल रूप में लिविंग मेंटेन करना स्टार्ट करता है. और इस समय वो फॉर्मल बियर्ड, दाढ़ी रखता है, फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस. इस अवस्था में उसे बहुत सारी कहावतें याद जाती है, बहुत सारी कहावतें वो रिपीट करने लग जाता है. मॉडर्न इंस्टांसेस मीन्स द प्रेजेंट कंटेम्परेरी एज इलिस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स. वर्तमान जो उसकी उम्र है, जो पोस्ट है, जो उसका समय है, उससे भी उसे बहुत सारे अनुभव, ऐसी वो चीज़ें बोलने और उनका व्यवहारिक रूप प्रयोग करने लगता है. एंड सो ही प्लेज इज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना ये रोल अदा करता है. 5वीं स्टेज उसकी जस्टिस की. द 6th एज शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पंटालून. और इस प्रकार से कवि अपनी व्यंग्यात्मक शैली में, जो कि हमें इनडायरेक्ट रूप से समझ आती है, कहता है कि मनुष्य 6ठी अपनी अवस्था में, 6th अपनी स्टेज में पुनः उसी स्थिति में आने की स्थिति में आ जाता है जहां से स्टार्ट हुआ. द 6th एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, दुबला पतला हो जाता है. एंड स्लीपर्ड पंटालून. पंटालून कॉमिक फिगर मीन्स, नाटक में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है. इसको हम हिंदी में विदूषक, लेकिन मस्करा,
स्लीपर्ड, जिस प्रकार से मस्करा जो पात्र है वो अटपटा अपना ड्रेस अप रखता है, इसी तरह से स्लीपर्ड मीन्स पैरों में चप्पल यानी जो है पहनना, विद स्पेक्टल्स और नोज, नाक पर चश्मा यानी जो है पहनना, एंड पाउच ऑन साइड। पाउच ऑन साइड भी एक ऐसा शब्द है यहाँ पर या ऐसा रेफरेंस है। यदि हम स्पेक्टल्स चश्मा के रूप में लेते हैं तो चूंकि बुढ़ापे की ओर जब मानव बढ़ता है तो आँखों के इर्द गिर्द चारों तरफ की जो चमड़ी है उसका फूल जाना, ऐसे बैगी हो जाना, शायद उसके पर्पस से है। ऑन साइड हिज यूथफुल होज, एक और बहुत बढ़िया यहाँ शब्द आया, यूथफुल होज। होज यहाँ शब्द है, एक पहनने, एक कपड़े का प्रकार है, लेकिन यूं यदि हम बात करें तो होज मीन्स बॉडी भी होता। तो बच्चों हमें जो देखना है इस कविता के यहाँ के रेफरेंस में कवि क्या कह रहा है। होज मीन्स उसके पहनने के यानी युवावस्था का वो कपड़ा या वो यानी मोजे, वेल सेव्ड जिन्हें बचाकर जिसे रखा गया। अ वर्ड टू वाइड, अ वर्ड टू वाइड इज ए फ्रेंच, अब वे बड़े लगते हैं, दैट मीन्स अब वो बड़े हो गए, मीन्स उसका फिजिकल जो आकार है वो लूज हो गया, और वो लूज होने की वजह से उसकी युवा अवस्था के जो कपड़े मोजे जो उसने बचा कर रखे थे वो अब ढीले हो गए, वो एक बजूके की तरह हो गया, पंठालून की तरह हो गया, यानी अटपटे कपड़े उसके लग रहे हैं, जो अपने आप में मजाक का पात्र बन जाता है। फॉर दिस श्रंक सेंक, यहाँ पर श्रंक और सेंक जो शब्द है लिटरेरी व्यू है यहाँ पोइट का। यहाँ सेंक श्रंक मीन्स उसकी पिंडलियां, उसका पैरों का नीचे का टखनों से ऊपर का हिस्सा, और ये पतली हो जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, एक और उसके युवावस्था में उसकी जो साउंड थी, उसकी जो आवाज़ थी, किस तरह से पौरुष युक्त जो उसकी आवाज़ थी वो अब हल्की पड़ जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, अब ये स्थिति हो गई इसकी कि पुनः वो अपनी उस प्रारंभिक अवस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। कवि का जो यहाँ मानव संसार में उसकी 7 अवस्थाएं बताने के पीछे जो है, शायद जन्म से और अंत वृद्धावस्था तक ये उतार और चढ़ाव उसके जीवन में जो वो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सामना करता है, कवि व्यंग्यात्मक रूप से ये बताना चाहता है कि इस पात्र के माध्यम से, इस पात्र के माध्यम से बताना चाहता है कि इस दुनिया में चारों तरफ कहीं भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है, मनुष्य जीवन अंततोगता दुख की ओर अग्रसर होगा। चाइल्डिश टेबल पाइप्स, और इस अवस्था में उसे सांसें जो है इस तरह से आवाज करती है कि जैसे छोटे बच्चे की नाक और उसकी सांस जैसे कि बोलती है। एंड विशल्स इन हिज साउंड, आवाज से भी अब उसे सीटियों जैसी, विस्लिंग जैसी आवाज निकलती है। एंड लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इस 6th स्टेज के बाद जो उसकी अंतिम जो स्टेज है, ये लास्ट सीन ऑफ ऑल, जिस प्रकार से नाटक में एक सीन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद अगला, वैसे ही मानव जीवन की स्टेजेज है
और मानव जीवन रूपी नाटक का अंतिम जो स्टेज है, अंतिम जो दृश्य है, अंतिम जो सीन है, लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history। यहां कवि ने फिर इवेंटफुल हिस्ट्री का प्रयोग किया, उस जीवन को जिसके ये रूप रहे उसे इवेंटफुल हिस्ट्री कहते हुए कवि कहता है कि उसका अब इस मानव रूपी नाटक, मानव जीवन रूपी नाटक का अब ये अंतिम यानी स्टेज है। इतने विचित्र अवस्थाओं से गुजरने के बाद एक लास्ट उसकी जो है एक और अवस्था, जो इन सेकंड चाइल्डिशनेस, जिसे फिर पुनः दूसरा बचपन कहा गया। एक बचपन के रूप में जन्म, 1 साल का बेबी, बॉर्न बेबी, उस अवस्था के बाद फिर वृद्धावस्था जो है उसे सेकंड चाइल्ड ओल्डनेस कहा गया। इसे हम ओल्डनेस, 7वीं जो अवस्था है उसकी ओल्डनेस, एंड मियर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। यहां हम देखेंगे अंतिम लाइन में सेंस 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 सेंस, इस शब्द का रिपीटिशन हुआ, इसकी पुनरावृत्ति हुई, 4 बार इसे रिपीट किया गया। लिटरेरी से हम रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स के पीछे यदि अप्रोच हम देखते हैं तो कवि का उद्देश्य एम्फेसिस, एम्फेसिस पर्पस से कवि जोर देकर ये बताना चाहता है कि इस अंतिम अवस्था में क्या हुआ, ऐसी स्थिति हो गई कि सेंस टीथ, दांत चले जाते हैं, सेंस आईज, आंखें डिम हो जाती है, सेंस टेस्ट, किसी प्रकार की रुचि, अभिरुचि नहीं रहती, सेंस एवरीथिंग, हर चीज में किसी प्रकार का उसके इंटरेस्ट नहीं रहता। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमने इस कविता को पढ़ने के बाद, टेक्स्ट लाइन से गुजरने के बाद देखा कि कवि ने किस प्रकार से मानव की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया, और इन अवस्थाओं के माध्यम से कवि का इस पात्र के द्वारा जो ये मोनोलॉग, जो ये डायलॉग, जो ये स्पीच चला, उसमें व्यंग्यात्मक रूप से कवि मानव जीवन पर शायद हंसता है और उसकी असहाय हेल्पलेसनेस को उजागर करता है। हमने सबसे पहली अवस्था इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालोन और ओल्ड एज, इन सारी अवस्थाओं को कवि ने गिनाया। हमने इसमें देखा कि सबसे पहले यदि हमारी 2 लाइन्स जो चली उसमें कवि ने मेटाफोरिक तरीके से बात की, सिमिलिक यानी कवि ने बात की, और ये डायलॉग जो स्टार्ट होता है वो ड्यूक सीनियर के उस संवाद और उस टिप्पणी के बाद जैक्स के द्वारा बोला गया। जैक्स मेलंकलिक करैक्टर है। कवि का इस डायलॉग के पीछे बच्चों शायद इतना यानी जो है ध्यान रहा कि मानव अनेकों अवस्थाओं से गुजरता है और अंततोगत्वा पुनः जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं वो यानी आ जाता है। हम इसमें बात करें आपके क्वेश्चन आंसर्स की, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनका
क्लियर आपके सामने मीनिंग हो गया। एक तो ये कि इसमें कवि ने बहुत ही प्यारे तरीके से माइन्यूट ऑब्जर्व, पोइट हैज बिकम माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का उसने बहुत ही मार्मिक तरीके से बारीकी से अध्ययन किया है और वर्णन किया है। यदि क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपके 2-3 तरह के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको क्लियर हो गया। वो इज कंपेयर्ड विद लियोपार्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स एंड हु साइज लाइक ए फर्नेस। मीन्स अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इस डिस्कशन के बाद कि आपको किसी तरह की समस्या हो। मेरे ख्याल से आपको पीछे के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने क्लियर कर लिया कि किस तरह से एक मोनोलॉग है, एक्सट्रैक्ट पार्ट है, शेक्सपियर के ड्रामा एज यू लाइक इट से लिया गया, एक्ट सेकंड सीन 7, और ये जैक्स के द्वारा बोला गया। जैक्स मेलंकलिक कैरेक्टर है। इसमें ड्यूक सीनियर की प्रतिक्रिया के बाद इस कैरेक्टर की प्रतिक्रिया है जो मानव जीवन पर अपना व्यंग्यात्मक प्रकाश डालता है, संपूर्ण संसार के लोगों को, स्त्री पुरुषों को ये संदेश देता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें टेम्परेरी है। हमारा मानव जीवन जहाँ से स्टार्ट होता है अंततोगत्वा वहाँ ख़त्म हो जाता है। हम स्त्री और पुरुष संपूर्ण मानव जगत के केवल मात्र मानव जीवन रूपी नाटक के पात्र हैं। हमें हमारा अभिनय करना है, हमारा रोल करना है। मुख्य रूप से हमें इन अवस्थाओं से गुजरना है। अंततोगत्वा हमारी ओल्ड एज है जहाँ हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। किसी भी ज्ञानेंद्रिय का हमारे शरीर को सहयोग नहीं रहता, हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं रहती है जिसमें हम संसार के प्रति बहुत उपभोग की दृष्टि से, संसार के प्रति बहुत आतुर और इंटरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन सब हमारा छूट जाता है। मेरे ख्याल से आपकी ये कविता स्पष्ट हुई होगी और हम आगे की कविता को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।